हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आज के बजट भाषण में एक नया नाम हमें सुनाई दिया, एक नया कॉन्सेप्ट सुनाई दिया जो कि था सप्तऋषि। ठीक है, तो ये सप्तऋषि क्या है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, क्या ये मुद्दा है और क्यों सरकार या अभी जो सारे न्यूज़ चैनल वाले हर जगह पर इसकी चर्चा कर रहे हैं और इससे क्या अचीव करना है भारत को, क्या हमें आम जनजीवन को, आम जनता को इससे फायदा होगा, हमारे देश की इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो इन सब चीजों की हम लोग विस्तृत जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सप्तऋषि को नाम दिया जा रहा है 7 ऐसे मुद्दों को जो कि प्रायोरिटी फील्ड होंगे, जिसको कि सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा अपनी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और ये 7 लागू होंगे अमृत काल के लिए, यानी कि इनका कहना है ये अमृत काल जो है ये 25 साल का समय है। 25 साल का समय, यानी कि अभी से लेकर 2047 तक, जब हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, हम लोग आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे। तो इस समय तक सरकार का ये लक्ष्य है कि हमें भारत को एक विकसित देश, विकासशील देश से उठाकर विकसित देश की श्रेणी में पहुंचाना है। और इसी के लिए यहाँ पर ये सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और अगर देखा जाए तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी भी देश की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए, बढ़ाने के लिए यही सारी चीजें यूज होती है, यही सारे मसाले, इंग्रेडिएंट्स जो कह लीजिए आप, लगते हैं। हाँ, ये है कि कौन सा देश इस पर कितना ध्यान दे रहा है, इस पर कितना व्यय कर रहा है, कितने पैसे लगा रहा है इसमें, इस मुद्दे पर ये ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट कितनी होगी। तो इस साल जैसे देखा गया है कि सरकार ने भी अपना व्यय इन सब चीज़ों पर बहुत बढ़ाया है। लगभग देखा जा रहा है कि 33% से ऊपर का खर्च इस पर बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये पहले जो 2 मुद्दे हैं इनको आप एक में भी क्लब कर सकते हैं, एक में भी रख सकते हैं। क्योंकि जो पहला इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि सभी लोगों की डेवलपमेंट का ध्यान रखना, यहाँ पर जो विकास की कतार में अपने देश में जो नागरिक सबसे पीछे खड़े हैं उनके विकास का भी ध्यान रखना है, उनकी भी आय में वृद्धि होनी चाहिए, उन्हें भी सारी सुविधाएं मुहैया करवानी है। और देश का विकास इस तरह से करना है कि हर एक आदमी को एजुकेशन, अच्छी वहाँ पर रहन सहन की व्यवस्था, अच्छा इनकम, ये सारी चीज़ें मिल सके, अच्छा खान पान मिल सके। तो ये सबसे पहला ध्यान रखा गया है। तो पहला इंग्रेडिएंट जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और ये दोनों के कारण क्या मिलता है ये अभी हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज है रीचिंग द लास्ट माइल। तो लास्ट माइल का भी मतलब यही है कि जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, जहां पर कि अभी तक उतनी सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, वहां तक हमें सारी सुविधाओं को पहुंचाना है। और जो आखिरी व्यक्ति है उस तक सारी सुविधाएं, डेवलपमेंट की सारी व्यवस्था वहां तक पहुंचनी चाहिए। तो ये रीचिंग द लास्ट माइल है। और ये दोनों चीजों पर अगर ध्यान से काम किया जाए तो हमें फायदा क्या होता है कि देखिए, कोई भी देश में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो वहां पर ध्यान ये देना पड़ता है कि वहां की मार्केट अच्छी हो। अब मार्केट अच्छा होने की क्यों जरूरत है? क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक्स जो अपना अर्थव्यवस्था है वो साइकिल में चलता है कि आपने, मार्केट ने यहाँ पर खर्च किया तो उससे बिजनेसमैन को मिला, बिजनेसमैन ने वहाँ पर फिर से वो परचेज किया रॉ मटेरियल, और उसके बाद सरकार को यहीं से टैक्स भी जाएगी, तो सरकार ने को भी यहाँ से पैसे मिल रहे हैं। सरकार फिर क्या कर रही है? डेवलपमेंट एक्टिविटी में खर्च वगैरह कर रही है। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है, एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव है। बाकी डिटेल तो इसका बहुत बड़ा विस्तृत रूप देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये दोनों इंग्रेडिएंट जो हैं सप्तऋषि के, ये चीज का व्यवस्था करेंगे कि भारत की जो मार्केट है, भारत का जो मार्केट है वो बढ़ सके, वृहद हो सके, जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर हमारी जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो मजबूत होगी, इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर जो बिजनेस हाउसेस हैं वो लोन उठाएंगे फाइनेंशियल सेक्टर से, इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, मार्केट से फिर कमाएंगे क्योंकि मार्केट अच्छी रहेगी।
और वहां पर फिर क्या करेंगे, लाकर फाइनेंशियल सेक्टर को वापस पैसे देंगे, और ये सारे साइकिल में टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट फिर उसको वेलफेयर स्कीम में लगाएगी। तो ये एक चीज हो गया। अब यहाँ पर बात की गई है यूथ पावर की। तो यूथ पावर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कि चाइना में पहले वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी 1970s में, उसको खत्म करके टू चाइल्ड पॉलिसी लाई गई 2015 के आसपास, फिर कुछ दिनों के अंदर ही, कुछ सालों के अंदर ही चेंज करके थ्री चाइल्ड पॉलिसी लाई गई, और अभी चाइना में कुछ रीजन में अनलिमिटेड चाइल्ड पॉलिसी आ गई है। तो वहां पर दिक्कत ये हो रही है कि वहां पर यूथ की पॉपुलेशन कम हो रही है, और आज का जो यूथ है वही लेबर फोर्स बनेगा अगले 25 साल में। तो अगर आज हम उसे सही से तैयार नहीं करेंगे, उसके स्किल डेवलपमेंट में, उसके एजुकेशन में, उसके स्वास्थ्य में, इन सब चीजों में बढ़िया इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेंगे, तो वो 25 साल तक रगड़ के काम करेगा कैसे? तो ये एक बात है। इसीलिए यूथ पावर पे फोकस किया जाएगा इसमें, उसके पीछे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि हमें यूथ को स्किल्ड लेबर बनाना है, उनकी टेक्निकल एडवांसमेंट बढ़ानी है, उनको अच्छे से एजुकेशन देना है, उनकी हेल्थ की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो बढ़िया लेबर फोर्स, एक वर्क फोर्स वहां पर क्रिएट कर सके, जो कि यहाँ भारत के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान दे सके। ये हो गई। उसके बाद क्या है, ग्रीन ग्रोथ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ग्रीन ग्रोथ की बात बहुत जरूरी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि डेवलप तो हो गए, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन से, पर्यावरण के प्रदूषण से और इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान है। उसके कारण क्या हो रही है कि वहां पर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, और ऐसी बीमारियां फैल रही हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। किसी को लंग कैंसर हो रहा है, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ की बात की गई है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सेकंड चीज क्या है, ग्रीन ग्रोथ के लिए फैक्टर लिया गया है कि यहाँ पर क्रूड ऑयल या फिर फॉसिल फ्यूल्स की अगर ओवरऑल हम लोग बात करें, तो उससे अगर हम लोग सारा डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो लंबे समय के लिए ये डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कोयला हो गया, जो भी है, सबका दाम भी बढ़ता जा रहा है और सबकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम होते जा रही है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन ग्रोथ, तो यहाँ पर अब ध्यान दिया जाएगा कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कि हम सोलर सेक्टर में ज्यादा जाएं, विंड पावर में ज्यादा जाएं। ठीक है, तो ग्रीन ग्रोथ को भी यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया ताकि इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, और उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि लंबे समय तक उस डेवलपमेंट को हम लोग मेंटेन कर सकें। तो ये बहुत जरूरी भी था, और इसे यहाँ पर सप्तऋषि के प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद क्या है, अनलीजिंग द पोटेंशियल। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि भारत में अच्छी खासी पोटेंशियल है कि उन सब चीजों को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वो अभी तक किया नहीं गया है, उसका इस्तेमाल हुआ नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत एक लीडिंग कंट्री बन सकता है, और इसके लिए काम भी चालू हो गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सरकार सब्सिडी दे रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वैसे ही और भी अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे हर्बल मेडिसिन का हो गया, या फिर आप लोग बात करें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत ऑलरेडी जेनरिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग हब है। लेकिन एपीआई की जो बात होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो भारत में एपीआई का प्रोडक्शन ज्यादा होता नहीं है, 80% चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक पोटेंशियल है कि हम लोग एपीआई का प्रोडक्शन यहीं पे चालू करें, और उससे क्या होगा कि चाइना पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो वैसे बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें कि ऑलरेडी पोटेंशियल है, जो कि डेवलप किया जा सकता है, और वहां से अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, अच्छा खासा फॉरेक्स जनरेट होगा भारत का एक्सपोर्ट करने के कारण, और भी बहुत सारे फायदे होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि किस किस सेक्टर में ऐसी पोटेंशियल है जिसको कि अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन सब पे अभी ज्यादा काम करना है, ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करना है।
तो अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है। उसमें सबसे पहला क्या है कि आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। अब आप कहीं पर फैक्ट्री लगा रहे हैं और ना वहां पर पावर की सप्लाई है, ना पानी की सप्लाई है, ना बढ़िया रोड कनेक्टिविटी है, ना बढ़िया रेलवे कनेक्टिविटी है, तो न तो वहां काम करने वाले आदमी मिलेंगे, ना बिजली कम होने के कारण काम हो पाएगा, और ना ही वहां पर कनेक्टिविटी होने के कारण वहां अगर बना भी लेते हैं आप सामान तो उसे बाहर बेच पाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति में कोई वहां पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकंड चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपको चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ। तो बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसके कारण क्या है कि वहां पर डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से पहुंची नहीं है। उसके बाद लास्ट माइल तक अगर आप पहुंचना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा, तभी आप लास्ट माइल तक एकदम आखिरी व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए आपको रोड चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्लस क्या है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रेलवे का डेवलपमेंट एकदम बेहतर तरीके से हो रहा है। अभी ट्रेन 24 की भी बात चल रही है, हालांकि ट्रेन 20 की बात थी शायद, लेकिन वो कोरोना और बाकी चीजों के कारण थोड़ा डिले हो गया, तो अभी वो उसी को ट्रेन 24 के नाम से बनाए जाने की पॉसिबिलिटी है। तो हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी से क्या होगा कि जो वेस्ट जाता है समय लोगों का ट्रेवल करने में, वो कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर रोड की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो ऑलरेडी भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया या सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, या अगर हम लोग करें यूएमपीपीज में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी फंक्शनल है। और ये सारा इंग्रेडिएंट जो है ये किसी भी देश के डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ऐसा नहीं है कि कोई नया कॉन्सेप्ट आया है, हाँ इसकी बेहतर ब्रांडिंग की गई है और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया, और जो कि जरूरी भी था, तभी जाकर बेहतर डेवलपमेंट हो पाएगा। और जो बात की जा रही है कि हमारा ये अमृतकाल 25 साल का जो समय है, इसमें हमें भारत को विकासशील देश से उठाकर विकसित देश की श्रेणी में पहुंचाना है 2047 तक। ये अचीव हो पाएगा अगर इसमें बेहतर तरीके से इन 7 मदों में खर्च की जाए, बढ़िया से इन्वेस्टमेंट किया जाए, पैसे उसको अलोकेट किए जाए। लेकिन हाँ ये भी है कि सिर्फ पैसे अलोकेट करने से कुछ नहीं होगा, उससे ग्रास रूट लेवल पर सही तरीके से लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले फंड नहीं आते रहे हैं। हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि गुजरात में एक ब्रिज गिर गया था, तो फंड तो उसके लिए भी आया था, लेकिन काम कैसा हुआ वो डिपेंड करता है। और तभी जाकर सही डेवलपमेंट इंश्योर होगा जब जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सही तरीके से वहां पर लगाई जाए। तो ये चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात होगी। और अभी बजट के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक एक करके हमारी वीडियोस आती रहेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हमारा ऐप भी डाउनलोड कर ले, वहां पर भी आपको बहुत सारे फ्री और पेड स्टडी मटेरियल्स, कोर्सेज सारे कुछ मिलेंगे। फ्री टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल है जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं अपनी वीडियो को। धन्यवाद।